जापान दुनिया के अमीर देशों में से एक है। देश अमीर है तो वहाँ के लोग भी अमीर हैं, लेकिन इतनी अमीरी होने के बावजूद वहाँ के लोग कुछ एक प्रिंसिपल को, रूल को फॉलो करते हैं, जिससे वो अपनी अमीरी को बरकरार रखते हैं, पैसा कमाते हैं एंड पैसे से पैसा बनाते हैं। नमस्कार, तो आज हम बात करेंगे 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर जिसे जापानीज़ लोग अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। इन प्रिंसिपल को समझने के लिए हमने 2 बुक का अध्ययन किया है, द जापानीज आर्ट ऑफ लिविंग फ्रगली एंड हैप्पी मनी। दोनों ही बुक केन होंडा द्वारा रचित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इन 7 प्रिंसिपल में से सबसे बढ़िया बेहतरीन प्रिंसिपल कौन सा लगा। कितने प्रिंसिपल आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी फॉलो करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म गोल सेट करना। जापानीज लोग सबसे पहले अपनी लाइफ के लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि एक आर्टिस्ट को इमेज बनानी है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो अपने मन मस्तिष्क में जो उसे इमेज ड्रा करनी है उसकी पिक्चर सेट करेगा। फिर वो उससे रिलेटेड मटेरियल कलेक्ट करेगा, फ्रेम, डिज़ाइन, कलर चूज़ करेगा एंड देन वो उसके ऊपर एक्शन लेगा। यानी उसे पहले तो मन मस्तिष्क में बनाएगा, फिर उसे कैनवा पर बनाएगा। लेकिन पैसे के मामले में हम थोड़ा उल्टे चलते हैं। हम सबसे पहले मटेरियल कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड देन हम गोल बनाते हैं, जो कि गलत है। यदि आप धीरे चलते हो लेकिन मंजिल आपकी स्पष्ट है कि मुझे इस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो आप देर सवेर यहाँ पहुंच जाओगे। एंड जब भी आप अपना लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करते हो तो आपने स्पष्ट शब्दों में लिखना है, रेलेवेंट एंड रियलिस्टिक गोल फिक्स करना है। जैसे कंसल्टेशन चल रही थी तो उसमें हमने एक व्यक्ति से पूछा कि आपको कितना पैसा चाहिए। उसने कहा मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। अब 10 रुपये भी ज़्यादा है, 10,000 भी ज़्यादा है एंड 10 करोड़ भी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा फिक्स होना चाहिए। एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी आपने लिखनी है। मान लो आज की डेट में आपकी 1 CR यानी 1 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, आपको 5 CR तक पहुंचना है, तो इन बिटवीन टाइम लिखना है एंड टाइम आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप अपनी डायरी में आज ही लिखें कि मुझे तो अगले 1 महीने बाद फाइनेंशियली फ्री होना है, तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, नॉट रियलेवेंट एंड नॉट रियलिस्टिक। सो इफ़ यू डिसाइड यूर लॉन्ग टर्म गोल, थिंक प्रैक्टिकली एंड आप अपना गोल सेट करके फिक्स लिखें एंड फिर उसके ऊपर एक्शन करें। हमारा सेकंड प्रिंसिपल आता है जिसे जापानीज लैंग्वेज में काकेबो मेथड कहते हैं, यानी बजटिंग टेक्निक। जो जापानीज लोग होते हैं वो परंपरागत तरीके से अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं। वो कैटेगरीज बनाकर अपने खर्चों को मैनेज करते हैं, जैसे सर्वाइवलशिप का खर्चा, एमरजेंसी खर्चा, ऑप्शनल खर्चा, सेल्फ लर्निंग खर्चा। अब जो हमारा सर्वाइवलशिप का खर्चा है उसमें आपका रोटी, कपड़ा, मकान का किराया है, बिजली के बिल है, पानी का बिल है, आपके कपड़े, जूते, नेसेसरी जो हमारी आवश्यकताएं होती है उससे रिलेटेड खर्चा। दूसरा आता है हमारा इमरजेंसी यानी मेडिकल खर्चा, या आपका जो आय का अर्निंग का स्रोत है वो किसी भी वजह से ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो खर्चा उसमें इंक्लूड होता है। थर्ड हमारी कैटेगरी आती है ऑप्शनल खर्चा, यानी वो खर्चा जिससे आप अपने शौक पूरे करते हो। आपका मन किया मूवी देखने का, बाहर खाने का या शॉपिंग करने का वगैरह वगैरह। हमारी फोर्थ कैटेगरी आती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जिसके ऊपर हम भारतीय परिवार पहले से ही क्रॉस कर देते हैं। लेकिन जो जापानीज लोग होते हैं वो एटलीस्ट 5% पैसा खुद की सेल्फ लर्निंग पर लगाते हैं, अपने अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से बुक पढ़ते हैं, सेमिनार, वेबिनार, किसी भी माध्यम से कंसल्टेशन लेते हैं, लेकिन अपनी आय का कम से कम 5% पैसा अपने ऊपर लगाते हैं, लर्निंग के ऊपर लगाते हैं। बिकॉज लर्निंग एक ऐसा माध्यम है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। बिकॉज इफ़ यू हैव लर्निंग देन यू कैन अर्न। तो ये आपने अपने एक्सपेंडिचर को इस प्रकार से मैनेज करना है, आपने डिफरेंट कैटेगरीज बनाकर अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करना है। हमारा तीसरा प्रिंसिपल आता है जिसे जापानीज लोग जिदोकू मेथड कहते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग आपने अपनी सेविंग को ऑटोमेटिक करना है।
जो जापानीज़ लोग होते हैं, धनी व्यक्ति होते हैं, वो पैसे के प्रति मानवीय प्रवृत्ति को भली भांति समझते हैं। उन्हें पता है कि जैसे ही हमारे हाथ में पैसा रहेगा या हमारे अकाउंट में हमें एक पैसे का बड़ा डिजिट दिखेगा तो हम उसे फिजूल खर्ची में जाया करेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक कि मान लो आपके पास एक जार है, आपने उसके अंदर मिट्टी फिल कर दी यानी रेत डाल दी। अब उसके बाद आप छोटे कंकर या बड़ी बॉल नहीं डाल सकते, लेकिन सबसे पहले आपने उस जार के अंदर बड़ी बॉल डाल दी। अब आप उसके अंदर छोटी बॉल डाल सकते हो, आप उसके अंदर रेत फिल कर सकते हो। यानी आपने अपनी आय का 10, 20 या 30% हिस्सा अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेंडिचर एंड जो आगे भविष्य में खर्चे आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपने इतना पैसा ऑटोमेटिक, जो कि एफडी हो सकता है, आरडी हो सकता है या सिप स्टार्ट करवा सकते हो। यानी इतना हिस्सा आपकी आय से कट के ऑटोमेटिक यहाँ चला जाना चाहिए एंड ये वाला हिस्सा बचता है, इससे आप अपना एक्सपेंडिचर मैनेज करें। एंड जब आपके पास ये अमाउंट एक डिसेंट मात्रा में हो जाए तो आपने इसे फर्दर अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि स्टॉक मार्केट हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में, करेंसी में, आपको जहाँ भी समझ में आता है एंड आपको नॉलेज है उस चीज़ की, अवेयरनेस है, उसी में आपने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। एंड कोशिश करें कि आप इसे अलग अलग कार्ट में रखें, बिकॉज कई बार क्या होता है हम एक ही एसेट क्लास में सारा पैसा डाल देते हैं, वो जब स्लो लो आता है, नीचे आता है, तो हमारी साइकोलॉजी जो पैसे को लेकर है वो गड़बड़ा जाती है। हमारा एक मानसिक स्ट्रेस आता है, पेन आता है एंड हम उससे सफ़र करते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। हमारा चौथा प्रिंसिपल आता है ओसोई कनी मेथड, यानी धीरे धीरे पैसा बनाना। जो जापानीज़ लोग होते हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में विश्वास नहीं रखते, वो अपना पैसा धीरे धीरे बनाने में विश्वास रखते हैं। वो रातों रात अमीर बनने की चाहत नहीं रखते, वो कंपाउंडिंग बनाए रखते हैं एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बिलीव करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि ये ग्राफ इमीडिएटली ऐसे जाएगा तो ये ऐसे भी आ सकता है। इसीलिए वो स्टेप बाय स्टेप अपनी वेल्थ को जनरेट करते हैं एंड इम्पल्सिव बाइंग से दूर रहते हैं। इम्पल्सिव बाइंग क्या होता है कि आप किसी मार्केट में गए, आपको ड्रेस पसंद आ गई, ड्रेस है 10,000 की, आपके बजट है उससे वो बाहर है, तो ये लोग कम से कम 24 घंटे का टाइम देते हैं उस डिसीज़न को लेने के लिए। इमीडिएटली वो ड्रेस परचेज़ नहीं करेंगे। तो जब भी आप कोई मार्केट में जाते हो, आपको कोई आइटम पसंद आ जाता है, तो आपने कम से कम एक दिन का टाइम देना है एंड सोचना है कि क्या ये चीज़ वाकई मेरे लिए ज़रूरी है, क्या इस चीज़ को लेने के बाद मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, तो आपने उस चीज़ को परचेज़ करना है। अदरवाइज यू शुड अवॉइड इट, बिकॉज ये आपकी फाइनेंशियली डिसिप्लिन है उसे बिगाड़ रही है। इसीलिए आपने कंपाउंडिंग में भरोसा रखना है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्रों में नहीं पड़ना है। एंड यदि आपको कोई व्यक्ति आकर कहता है, आपका प्रिय भाई बंधु जन, कि इस पर्टिकुलर फील्ड में पैसा लगाओ, रातों रात आप अमीर बन जाओगे, रातों रात करोड़पति। हाँ कैसे? 25 दिन में करोड़पति। भाई इसकी गारंटी क्या है? कौन सी गारंटी? आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आपने उस इंफॉर्मेशन को ऐसे कर देना है, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, बिकॉज जैसे ही स्लोप अप जाता है वो डाउन भी आ जाता है। तो सस्टेन रहना है तो आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना है। हमारा 5वां प्रिंसिपल आता है किकिन मेथड, यानी नेगेटिव प्रिपरेशन। जो हम भारतीय लोग हैं, हमारे मेंटल प्लेन में तो बहुत सारी नेगेटिव प्रिपरेशन होती है, नेगेटिव थॉट होते हैं, यानी ये हो गया तो, वो हो गया तो, ऐसे हो गया तो क्या होगा। लेकिन जब बात आती है एक्शन लेने की, यानी इमरजेंसी फंड की, इंश्योरेंस की, तो हम 100 कदम पीछे हट जाते हैं, हमें ये फिजूल खर्ची लगती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये फिजूल खर्ची नहीं है, ये एक प्रकार से नेगेटिव प्रिपरेशन है। भगवान न करे आपकी लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन जिस दिन कुछ गलत हो गया तब आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा। जब कोई भी व्यक्ति एक स्पेसिफिक हाइट से ऊपर जाता है तो वो पैराशूट का यूज़ करता है। अब हो सकता है जो पैराशूट का वज़न है वो उसे हैवी लगे, बट वो लेके चलता है। एंड जो लोग सर्कस दिखाते हैं वो अपने नीचे एक सेफ्टी नेट का यूज़ करते हैं। यदि बैलेंस बिगड़ गया तो ये नेट हमारी सेफ्टी करेगा। इसी प्रकार से आप सभी ने अपनी लाइफ में एक सेफ्टी नेट लगाना है। एंड हमारी लाइफ का सेफ्टी नेट क्या है? इमरजेंसी फंड,
आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस यदि पॉसिबल हो तो आपके घर जो बड़े संसाधन है, आपका घर है, गाड़ी है, उनका भी आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। हमारा छठा प्रिंसिपल आता है मिनिमलिज्म, यानी कम चीज़ों में खुश रहना। जो जापानीज़ लोग होते हैं वो गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदना पसंद नहीं करते, वो दिखावे के ऊपर नहीं जाते। ये लोग जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी चीज़ को खरीदना पसंद करते हैं। होता क्या है कि जब जैसे ही हमारे पास पैसा आता है, स्टार्टिंग में जॉब लगती है या हमारा बिजनेस ग्रो होता है, तो हम उस पैसे से अपना शौक पूरा करते हैं एंड धीरे धीरे हमारी ये वित्तीय आदतें हैं ये बिगड़ती जाती हैं। फिर हमारी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जो शौक है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, पूरा नहीं हो पाया। बिकॉज उस टाइम हमें रियलाइज़ होता है तो मैं तो सिंगल ही ठीक था या ठीक थी, बिकॉज हमें मैरिज एंड बच्चे बोझ बन जाते हैं। तो यहाँ माय डियर फ्रेंड, मैरिज करना, बच्चे करना गलत नहीं है। गलत क्या है, आपकी फाइनेंशियल आदतें गलत है। बिकॉज आपने अपनी शौक है वो हाई लेवल की पाल लिए एंड आपकी एक जिम्मेदारी है, जैसे ही आपके ऊपर आई तो आपका वो हाई लेवल का शौक था वो लो में शिफ्ट होगा तो आपको पेन होगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको एसी में रहने की आदत है, जब वो एसी में शिफ्ट हुआ है स्टार्टिंग से ही, तो वो कूलर पे आएगा तो उसे पेन होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा। लेकिन दूसरा वही व्यक्ति है, पहले वो फैन में रहा है, फिर कूलर, फिर एसी में शिफ्ट हुआ है, तो धीरे धीरे पीढ़ी बाय पीढ़ी वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा है, तो उससे वो चीज़ पेन फील नहीं होता, उसे रिलैक्स मिलता है। लेकिन जब हम बड़ी चीज़ पर एकदम पहुंच जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, तो हमें दर्द होता है, हमें और चीज़ें गलत लगने लग जाती है। लेकिन हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारी वित्तीय आदतें ही गलत थी। तो सबसे पहले आपने मिनिमलिस्टिक लिविंग में विश्वास रखना है। अब ये नहीं है कि आपने जो ज़रूरी की चीज़ें हैं उनमें कंजूसी करनी है या उसे परचेज ही नहीं करना। आपने अपनी ज़रूरत के अनुसार सारी चीज़ें खरीदनी है एंड कुछ एक शौक पूरे भी करने हैं, जितना भी आपका बजट है। लेकिन अपने बजट के अनुसार बढ़िया चीज़ें खरीदें बजाय कि ज़्यादा चीज़ें खरीदने के। हमारा सातवां प्रिंसिपल आता है मोतेनाई मेथड। मोतेनाई मेथड क्या होता है, डीक्लटर के ऊपर फोकस करता है, यानी आपके घर में जो अननेसेसरी गैर जरूरी सामान पड़ा हुआ है, सालों साल से कोई लोहा है जंग खा रहा है, टूटा फूटा प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान है, फ्रिज है, कूलर है, पुरानी चेयर है, फर्नीचर है, पुराने कपड़े हैं, पुराने जूते हैं, अननेसेसरी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, आपका टाइम ले रहा है। बिकॉज जब होली दीपावली पे या कभी भी सफाई करते हो तो आपको वो अननेसेसरी टाइम लेगा, तो आपने उस कचरे को अपने घर में नहीं रखना है, उसे आप सेल कर सकते हो, कबाड़ वाले को दे दो या आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमें ये लगता है कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ को मॉडिफाई करके रीयूज़ करेंगे, जैसे जापानीज़ लोग करते हैं, तो वो माय डियर फ्रेंड वो उसी टाइम उसे रीयूज़ करते हैं, न कि वो सालों साल पड़ा रहेगा एंड फिर आप सोचते हो कि मैं इसका रीयूज़ कर लूँगा या लूँगी। तो जब भी आपके माइंड में कोई आइडिया क्लिक होता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को इस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है, तो आपने उसी दौरान उसे यूज़ करना है एंड उसका यूटिलिटी है उसे बढ़ाना है। लेकिन सालों साल कोई चीज़ जंग खा रही है, प्लास्टिक है, पुराना है, कुछ भी कबाड़ है, अपने घर से निकालो एंड अपने घर को साफ सुथरा बनाओ। ये सारी चीज़ें हैं इनडायरेक्ट आपकी वेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। जैसे जब आपके माइंड में बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं तो आप सही डिसीज़न लेना भूल जाते हो, चूक जाते हो, नहीं ले पाते। उसी प्रकार से यदि आपके घर में अननेसेसरी चीज़ें रहेगी तो आपका ध्यान वहाँ डाइवर्ट होगा, आपकी वेल्थ वहाँ डाइवर्ट होगी। आपके घर में साफ़ सफाई रहेगी तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी। तो ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी हेल्थ के ऊपर काम करें, लर्निंग करें, अर्निंग करें एंड अपने बच्चों के साथ खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।